हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इस वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है एडुसम, जिसको गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू और इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव टेस्ट जो है प्रोवाइड करती है। और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के, इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो निवेश, कि जब हम निवेश करते हैं तो वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दैट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो हमने फंड्स बोरो किए हैं उसकी कॉस्ट हमें क्या पड़ती है, या हमने खुद का पैसा लगाया है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। जब भी हम निवेश करते हैं तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी को रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। अगर हमारी रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट से तो हम निवेश करते हैं। शॉर्ट पीरियड के अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू केन्स जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादातर इफेक्ट होती है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के साथ। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को सबसे पहले 1930 के अंदर इरविंग फिशर, जो पहले इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस टर्म को यूज किया और इन्होंने इसको कहा रेट ऑफ रिटर्न ओवर द कॉस्ट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। एफिशिएंसी का मतलब है रेट ऑफ इनकम। तो जब हम एमईसी को कंसिडर करते हैं तो ये होती है नेट रिटर्न, तो रेवेन्यू के अंदर से कॉस्ट को माइनस करके। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मींस इनकम रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट फ्रॉम द रिटर्न ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल, कि जो हम एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल के अंदर निवेश करते हैं उससे जो हमें इनकम प्राप्त होती है उसके अंदर जो हमारी लागत आती है वो माइनस करके जो नेट रिटर्न मिलती है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड उसी तरह वो डिपेंड करती है उसकी सप्लाई प्राइस के अंदर। तो ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट। और उसी तरह जैसे एक मशीन है उसकी जो प्राइस है दैट इज 50,000 और ड्यूरेशन जो है 10 years है। रेवेन्यू जो है उसका 70,000 है। तो ये 70,000 10 year का प्रॉफिट है। तो 70,000 में 50,000 हमने माइनस कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट आ गया 20,000। अब हर साल कितना प्रॉफिट हुआ, 20,000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 2,000। तो 2,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100 दैट विल कम अराउंड 4%। तो ये हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है ये 4% आ जाती है। जब हमने निवेश लेना करना है तो इसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। The marginal efficiency of a particular type of capital asset is the highest rate of return over cost expected from additional or marginal unit of that type of an asset। कि जो हमने एक यूनिट के अंदर जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी जो हाईएस्ट रिटर्न हमें मिलती है, मतलब कॉस्ट माइनस करके, तो वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहलाती है। Marginal efficiency of capital means expected rate of profitability of new investment. Rate of return over cost relate the expected yield of a capital good to its supply price। केन्स ने ये जो रिलेशनशिप है एक्सपेक्टेड यील्ड और सप्लाई प्राइस का, इसको उन्होंने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का नाम दिया है। अकॉर्डिंग टू कुरियारा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज द रेशियो बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ एडिशनल कैपिटल गुड्स एंड देयर सप्लाई प्राइस। तो यहाँ से हम देखते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के दो डिटर्मिनेंट है, एक प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सेकंड जो है दैट इज द सप्लाई प्राइस। हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब क्या होता है, सप्लाई प्राइस का मतलब क्या होता है। प्रोस्पेक्टिव यील्ड होती है कि हर साल जो हमने कैपिटल एसेट के अंदर निवेश किया है क्योंकि वो कई सालों तक चलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर हमें नेट रिटर्न कितनी मिली है, सेकेंड ईयर के अंदर कितनी मिली है, थर्ड ईयर के अंदर कितनी मिली है और nth ईयर के अंदर कितनी मिली है।
तो जब हम इनको टोटल कर लेते हैं तो ये हमारी आ जाती है प्रोस्पेक्टिव यील्ड। तो Q1, Q2, Q3, Qn जो है दैट इज द नेट रेवेन्यू रिसीव्ड इन फर्स्ट, सेकंड एंड सो ऑन। और उसी तरह मार्केट प्राइस के अंदर चेंजेस आती हैं तो डेफिनेटली वहां से हमारा प्रॉफिट भी चेंज हो जाता है, वहां से हमारी प्रोस्पेक्टिव यील्ड भी इफेक्ट हो जाती है। सप्लाई प्राइस होती है कि अगर हम उसी तरह की नई एसेट प्रोड्यूस करते हैं तो क्या कॉस्ट पड़ेगी, या उसको अगर हम बाजार से खरीदते हैं तो हमें क्या प्राइस पड़ेगी। तो एग्जिस्टिंग एसेट की हम सप्लाई प्राइस नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि वैसे सिमिलर अगर नई एसेट जो है हम प्रोड्यूस करते हैं या परचेज करते हैं तो हमें क्या लागत पड़ेगी। तो सप्लाई प्राइस ऑफ ए कैपिटल एसेट जो है उसको रिप्लेसमेंट भी कॉस्ट कहते हैं, और ये जो होती है शॉर्ट पीरियड के अंदर फिक्स होती है। और उसी तरह कैपिटल एसेट जो है 1 साल से ज़्यादा समय के लिए यूज़ की जाती है। तो जितने साल भी इसकी ड्यूरेशन होती है तो उन सालों के अंदर जो हर साल हमें प्रोस्पेक्टिव यील्ड मिलता है, अगर हम उनको ऐड करते तो वो हमारे पास टोटल यील्ड आ जाती है, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड को हम कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूले की तरह भी निकाल सकते हैं, सप्लाई प्राइस एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ये सप्लाई प्राइस है, क्योंकि जब हम उस एसेट को परचेज करते हैं तो ये निवेश मतलब इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो 1+m इंटू 1+m जो है दैट इज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड इन फर्स्ट ईयर है इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, सप्लाई प्राइस इंटू 1+m। और उसी तरह इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सप्लाई प्राइस इज इक्वल टू Py1 डिवाइडेड बाय 1+m। तो इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। Py1 जो है दैट इज द प्रोस्पेक्टिव यील्ड, Sp जो है दैट इज द सप्लाई प्राइस। तो सेकेंड ईयर के अंदर Py1 जो है दैट बिकम्स द प्रिंसिपल अमाउंट। तो सेकेंड ईयर के अंदर जो हमारा फार्मूला हो जाएगा Py2 विच इज इक्वल टू Py1 इंटू 1+m। और यहाँ पे हमें पता है कि P1 जो है दैट इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि P1 जो है दैट इज इक्वल टू सप्लाई प्राइस इंटू 1+m। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे जब हमने वैल्यू को डाला कि Py1 इज इक्वल टू सप्लाई प्राइस इंटू 1+m, तो यहाँ पे हो जाएगा सप्लाई प्राइस 1+m इंटू 1+m। तो ये 2 बार हो गया तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सप्लाई प्राइस इंटू 1+m स्क्वेयर। और उसी तरह हम इसको अगर सप्लाई प्राइस को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा Py2 डिवाइडेड बाय 1+m स्क्वेयर। और उसी तरह Py3 जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, थर्ड ईयर के अंदर यील्ड जो है सप्लाई प्राइस इंटू 1+m 3। और एग्रीगेट और नेट रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द यूज ऑफ कैपिटल एसेट विल आल्सो बी कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव यील्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल लाइफ स्पैन ऑफ ए कैपिटल एसेट एन ईयर, then from the aggregate of the prospective yield of an year, then the supply price can be calculated। कि देखो जो एग्रीगेट यील्ड है अगर हम उसको टोटल कर दें तो वहां से हम सप्लाई प्राइस को निकाल सकते हैं। जैसे सप्लाई प्राइस इज इक्वल टू Py1 डिवाइडेड बाय 1+m प्लस Py2 दैट इज द सेकेंड ईयर यील्ड 1+m स्क्वेयर। तो सो ऑन Py ऑफ nth ईयर डिवाइडेड बाय 1+m रेज टू पावर n। इस तरह से हम सप्लाई प्राइस जो है निकाल सकते हैं। और अगर हमें सप्लाई प्राइस और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दिया हुआ है तो हम यील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और उससे मतलब अगर हमें मतलब अगर हमें जो है टोटल लाइफ स्पैन ऑफ ए कैपिटल एसेट इज एन ईयर, and from the aggregate of the prospective yield of an year, then the supply price can be calculated in this manner। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी डिपिक्ट कर सकते हैं, सप्लाई प्राइस इज इक्वल टू prospective yield of nth year divided by 1+m raised to power n। और उसी तरह हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, when 1+m that is the marginal efficiency of capital raised to power n into sp is equal to prospective yield। और उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे 1+m जो है that is equal to nth square root of prospective yield divided by supply price। और इसको हम इस तरह से भी m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ nth एंड py डिवाइडेड बाय sp -1। और अगर हमें प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस दी हो तो वहां से हम
मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को रेट ऑफ डिस्काउंट की फॉर्म के अंदर भी डिस्क्राइब किया है। तो उस तरह से क्या है कि वो रेट ऑफ डिस्काउंट हम फाइंड आउट करते हैं जो कैपिटल एसेट की फ्यूचर वैल्यू को उसकी प्रेजेंट वैल्यू के साथ इक्वलाइज कर देता है। तो लॉर्ड केन्स हैज एक्सप्लेन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ दैट डिस्काउंट रेट कि मार्जिनल एफिशिएंसी वो डिस्काउंट रेट है जो कैपिटल एसेट की प्रोस्पेक्टिव यील्ड को उसकी सप्लाई प्राइस के बराबर कर देता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि सप्लाई प्राइस इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम प्लस प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ सेकेंड ईयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एसपी जो है दैट इज सप्लाई प्राइस, P1 Py2 Pyn जो है दैट इज द प्रोस्पेक्टिव यील्ड, एम जो है दैट इज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे एम जो है वो वैल्यू है जो कि प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस को जो है मतलब इस ढंग से डिस्काउंट करती है कि दोनों की वैल्यू को इक्वलाइज कर देती है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इन जनरल। तो उसी तरह अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ न्यू कैपिटल एसेट और उसी तरह जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इन जनरल है उनके अंदर डिफरेंस होता है। जब हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एसेट निकालते हैं तो इट मींस द रेट ऑफ प्रोस्पेक्टिव यील्ड व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिंग इन न्यू और एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल एसेट। और उसी तरह जब हम जनरल के अंदर करते हैं क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं तो नेचुरली हम उसी ऑप्शन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जहां से हमें हाईएस्ट रिटर्न मिलती है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रेफर टू द हाईएस्ट रेट ऑफ प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ ए न्यू यूनिट ऑफ ए कैपिटल एसेट की जब हम नया जो कैपिटल एसेट है उसके अंदर निवेश करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती है। तो वहां पे हम देखते हैं कि हाईएस्ट हमें कहाँ से जो है रिटर्न मिलती है तो दैट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ प्रोस्पेक्टिव यील्ड। Marginal efficiency of capital in general is the highest rate of return over cost expected from producing an additional or marginal unit of the most profitable of all the type of capital asset. लेकिन एक्चुअली हम उसी एसेट के अंदर निवेश करेंगे जहां से हमें मैक्सिमम जो है हाईएस्ट नेट रिटर्न मिले। तो जब हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इन जनरल की बात करते हैं तो हाईएस्ट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कैपिटल एसेट की बात करते हैं। और उसी तरह मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो हम देखते हैं कि जैसे-जैसे देखो जो हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शेड्यूल है कि जैसे 50 इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ पे हमारी जो जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो 12% है। अगर इन्वेस्टमेंट 100 होती है तो 9% है, 200 है तो 6% है, 400 है तो 5% है, 600 है तो 2% है। Marginal efficiency of capital represents the marginal efficiency of capital slopes downward from the left to right. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे-जैसे हम ज़्यादा निवेश करते जाएँगे, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है कम होती जाएगी क्योंकि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम तो दैट्स सब्जेक्ट टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारा निवेश M1 है तो हमें जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है वो R से R1 होगी। अगर हमारा निवेश कम है तो हमें ज़्यादा प्रॉफ़िटेबिलिटी मिलती है। जैसे कि यहाँ पे भी है, हम देखते हैं कि जैसे पहले हमने 50 करोड़ किया था, तो वहाँ से हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफ़िट मिला था 12%। फिर हमने 100 किया, तो वहाँ से हमें 9%, 200 किया तो 600। तो इस तरह से क्या है कि ज़्यादा निवेश करने से इट्स सब्जेक्ट टू मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे जो स्लोप है इसकी वो नेगेटिव है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, कि जैसे हम निवेश करते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है कम हो जाती है। तो इसके रीज़न क्या है कि क्यों हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है कम होती है? देखो रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस जब हम ज़्यादा निवेश करते हैं इट मीन्स कि ज़्यादा चीज़ें बनती हैं तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉस्पेक्टिव यील्ड कम हो जाती है। और उसी तरह जब हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करते हैं, तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैपिटल एसेट की प्रोडक्शन के अंदर जब हम इंक्रीज़ करते हैं, तो डिमांड बढ़ जाती है
और जिसकी वजह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड भी बढ़ जाती है, तो उनकी सप्लाई प्राइस भी बढ़ जाती है और अगर सप्लाई प्राइस ज़्यादा हो जाती है, तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो जाती है और उसी तरह जैसे-जैसे हम निवेश की मात्रा करते जाएँगे, तो दैट सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग फिजिकल प्रोडक्शन, उससे डिमिनिशिंग रिटर्न मिलती है। और उसी तरह क्या है कि प्रोस्पेक्टिव यील्ड और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है, चाहे प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिड्यूस हो जाती हैं। और उसी तरह मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्लासिकल ऑफ इकोनॉमिस्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देते थे, ये इन्वेस्टमेंट को डिटरमिन करता है। बट केन्स के मुताबिक इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से ज़्यादा प्रभावित होती है। इन्वेस्टमेंट 2 चीज़ों से प्रभावित होती है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कम है, हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर करते हैं। अगर हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, तो हम डिसीज़न लेते हैं। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा है, उस वक़्त हम डिसीज़न नहीं लेते। तो इसको हम इस तरह से टेबल फॉर्म में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे ये सप्लाई प्राइस है 5000, तो ये हमारी एनुअल यील्ड है। तो यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100, तो यहाँ पे हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है 4% आ जाती है। और उसी तरह अगर हम सप्लाई प्राइस 4000 है, एनुअल यील्ड 200 है, तो वहाँ पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 5% है। और अगर सप्लाई प्राइस 5000 है और एनुअल यील्ड हमारी 200 है, तो अगेन ये 400 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 4% है और उसी तरह ये 4% है और ये 5% है। तो यहाँ पे जब हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रल है, दोनों बराबर हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। लेकिन जहाँ पे हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है, तो वहाँ पे हम निवेश का डिसीजन नहीं लेते। और उसी तरह इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स के मार्जिनल एफिशिएंसी की इलास्टिसिटी क्या है। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी मोर इलास्टिक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा भी कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी। बट अगर क्या है कि ये लेस इलास्टिक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम हो जाएगा, बट निवेश के अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होती। तो इसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं, यहाँ पे मार्जिनल एफिशिएंसी कैपिटल ऑफ रेट ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पे हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो है इतनी चेंजेस आई हैं, बहुत कम चेंजेस आई हैं, बट निवेश के अंदर ज़्यादा चेंजेस आई हैं, तो ये इलास्टिक ज़्यादा है, हाई इलास्टिक है। और इसी तरह लेस इलास्टिक के अंदर क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर ज़्यादा चेंजेस आई हैं, बट हमारा जो निवेश है, देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये डिफरेंस ज़्यादा है, बट निवेश के अंदर कम चेंजेस आई हैं, तो ये लेस इलास्टिक है। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व देखो, इन्वेस्टर जो है कहाँ तक इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्टर वहां तक इन्वेस्ट करेगा जहां पे उसकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक दूसरे के बराबर हो जाता है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस की जाती है, तो वहां पे ही कंसिडर बोथ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को साइमल्टेनियसली मतलब कवर कर मतलब करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा होती है, तो वो इतना निवेश करता है और ज़्यादा निवेश से उसकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो कम होती जाती है। 9% देन 8% पे वो इतना निवेश करता है। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इन्वेस्टमेंट विल बी मोर, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इन्वेस्टमेंट विल बी लेस। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर क्या है कि इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पहले से कम हो रहा है तो वो ज़्यादा निवेश करता है। तो इन्वेस्टमेंट जो है ऊपर से नीचे की तरफ है, इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे तो अगेन जो है फैक्टर्स जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को इफेक्ट करते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन फैक्टर्स।
शॉर्ट टर्म फैक्टर्स के अंदर आ जाता है साइज ऑफ द मार्केट, एक्सपेक्टेड concerning cost and prices in future, changes in the propensity to consume, the psychology of the businessman, changes in income, taxation policy, existing stock of capital goods. तो इसको हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करते हैं। जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो साइज ऑफ द मार्केट से प्रभावित होती है। अगर साइज ऑफ द मार्केट बड़ा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, प्रेजेंट डिमांड भी ज़्यादा होगी और फ्यूचर डिमांड भी ज़्यादा होगी और हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी ज़्यादा होगी। और उसी तरह अगर हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी और फ्यूचर के अंदर प्राइसेस फॉल कर जाएंगी तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है नेचुरली कम हो जाएगी कि कॉस्ट जो है बढ़ गई है और प्राइसेस कम हो गई हैं। चेंजेस इन दी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसी तरह अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, तो उनकी प्राइस राइज होती है जिससे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। इसी तरह जो एंटरप्रेन्योर की साइकोलॉजी है वो भी इसको इफेक्ट करती है। अगर वो ऑप्टिमिस्टिक है तो वो ज़्यादा निवेश करेगा तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और उसी तरह विद द इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीज देयर कंजम्पशन आल्सो इंक्रीज, दे हैव ए फेवरेबल इफेक्ट ऑन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन। कि जब उनको लगता है कि उनकी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन को भी बढ़ाते हैं, तो उसका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर रेट ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हाई होते हैं तो इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होती है और कंजम्पशन भी फॉल होती है और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होती है। और उसी तरह अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स ऑलरेडी है तो डेफिनेटली वहाँ पे इफ द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स ऑलरेडी वेरी हाई, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ जो कैपिटल है वो मतलब उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो देयर विल बी लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग, मतलब वहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक है तो हम ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते। इसी तरह चेंज इन लिक्विड एसेट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज आल्सो अफेक्टेड बाय द लिक्विड एसेट। जब एंटरप्रेन्योर के पास ज़्यादा लिक्विड एसेट होती हैं तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर मोर इन्वेस्टमेंट और जिससे क्या होगा कि मार्जिनल एफिशिएंसी हमारी कम हो जाएगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्यूचर के अंदर हमारा प्रॉफिट क्या होगा उससे भी इन्फ्लुएंस होती है। अगर एक्सपेक्टेशन ऑप्टिमिस्टिक है तो डेफिनेटली मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। और उसी तरह अगर हमारी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स है, अगर उनकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा है, तो अगर डिमांड बढ़ जाती है तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर उसका एडवर्स इम्पैक्ट होता है। और उसी तरह क्या है कि मार्जिनल एफिशिएंसी इज फेवरेबली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड जो है वो मतलब अगर उनका स्टॉक कम है, उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम है तो ये पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होती है। इसी तरह लॉन्ग रन फैक्टर्स, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, abnormal condition, development of new territories, changes in the supply of capital equipment, long term increase in demand। तो पॉपुलेशन जो है अगर बढ़ती है तो साइज ऑफ द मार्केट भी बढ़ जाता है और जिसकी वजह से क्या है कि हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होती है। और उसी तरह मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है इकोनॉमिक पॉलिसी से भी प्रभावित होती है। अगर इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी है कि वो बिजनेस को प्रमोट करती है तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है। बट अगर वो नेशनलिज्म करती है, टैक्सेस को ज़्यादा लगाती है तो उससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है और हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी एडवर्सली इम्पैक्ट होती है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल फेवरेबली इफेक्टेड होती है, अगर प्रोडक्शन की टेक्निक से इम्प्रूव होती है, ज़्यादा इनोवेशन से इंट्रोड्यूस होती है, अगर न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल हो जाता है और जिससे हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाती है। और अगर क्या है कि अब नॉर्मल कंडीशन है तो उसके अंदर क्या होता है कि वॉर जो है लगेगी ही लगेगी और पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, मतलब इंस्टेबिलिटी आ जाती है और वो हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को भी प्रभावित करती हैं। और जैसे न्यू टेरिटरीज हम डेवलप करते हैं, न्यू रेजिडेंशियल कॉलोनीज आ जाती हैं तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाती है। और उसी तरह चेंजेस इन दी सप्लाई ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट, देखो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज आल्सो अफेक्टेड बाय द सप्लाई ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट। अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल इक्विपमेंट जो है ऑलरेडी है तो वो प्रेजेंट डिमांड को पूरा कर सकता है
तो उसका इन्वेस्टमेंट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर फेवरेबल इम्पैक्ट होता है। बट अगर क्या है कि वो डिमांड नहीं पूरा करता, तो इन्वेस्टमेंट जो है एडवर्सली इफ़ेक्ट होती है। उसी तरह लॉन्ग टर्म इंक्रीज़ इन डिमांड, अगर कंज़्यूमर की डिमांड जो है परमानेंटली फ्यूचर के अंदर राइज़ होती है, जिससे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है बढ़ती है। उसी तरह इसका हम क्रिटिसिज्म देखते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है दैट इज़ अ वेरी वेग एंड कॉम्प्लिकेटेड टर्म। केन्स ने इसको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को जो है डिफरेंट सेंस के अंदर लिया है, और जिससे हम कहीं पे वो रेट ऑफ डिस्काउंट ले रहा है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट जो है दैट इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स कांसेप्ट। तो यहाँ पे ये टर्म जो है वेग और अनक्लियर हो जाती है। और केन्स ने इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको भी मतलब रॉन्ग वे से मतलब किया है। केन्स ने मार्जिनल एफिशिएंसी को डायनामिक में लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्टैटिक में लिया है, जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिक अप्रोच है। और इसी तरह जब तक हमें सारे फैक्टर्स की एफिशिएंसी ना पता चले, हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को मेजर नहीं कर सकते, और ये परफेक्ट कंपटीशन की अनरियलिस्टिक असम्पशन के ऊपर भी बेस्ड है।